देवापुर गांव में सिंगया अपनी पत्नी मलामा के साथ रहता था। हालांकि वो गरीब था, लेकिन हर उस व्यक्ति की आवभगत करता था जो उनके घर आता था। सिंगया एक खुश मिजाज आदमी था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो खेती करके खुश था। एक दिन जब वो खेत से लौटते हुए घर पर खाना बनाने के लिए कुछ लट्ठे लेकर आया। घर पर खाना बनाने के लिए पहले से ही काफी लट्ठे थे, आप और क्यों ले आए? कोई नहीं, अब कुछ दिनों बाद जाना पड़ेगा, रख लो उन्हीं के साथ। ठीक है, जाओ और भोजन करने के लिए हाथ मुंह धो लो। सुबह जरा सा खाकर घर से निकले थे, अब देर शाम वापस आए हो तुम। अच्छा भाई। जब सिंगया जा ही रहा था, एक बूढ़ा आदमी उसके घर आया। उस बूढ़े आदमी के सिर पर एक पत्थर की चक्की थी। ये बेचारा इस चक्की को सिर पर रखकर गांव में घूम घूम कर बेचने की कोशिश कर रहा होगा। कितने दुख की बात है। बेटा, मुझे भूख लगी है। मैंने जिससे भी इस गांव में भोजन मांगा, उसने तुम्हारे घर जाने के लिए कहा, इसीलिए मैं तुम्हारा घर ढूंढता हुआ आया हूँ। कुछ खाने के लिए दे दोगे मुझे? उसकी बात सुनकर सिंगया को बहुत खुशी होती है और वो बूढ़े के सिर से उस भारी चक्की को नीचे उतारता है और फिर उसे खाना खिलाता है। बूढ़ा अच्छे से खाता है जब तक उसका पेट नहीं भर जाता। कहो दादा, क्या तुमने पेट भर कर खाया? हाँ प्यारे बेटे, मेरा पेट भर गया। भगवान तुम्हारा भला करे। किस गांव से हो? मेरे रहने की कोई एक जगह नहीं बेटा, मैं पेट भरने के लिए गांव गांव घूमता हूँ। आज यही ठहरो, कल सुबह निकल जाना। नहीं बेटा, मुझे अभी जाना होगा। मैं अपनी ओर से उपहार के रूप में अपनी जादुई पत्थर की चक्की तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ। जादुई पत्थर की चक्की? नहीं नहीं, आप इसे क्यों छोड़ रहे हैं? ले जाइए। ऐसा मत कहो प्यारे बेटे, इस गांव के सभी लोगों ने तुम्हारे बारे में अच्छा बोला। मैंने भी तुम्हारी तरह लोगों की सेवा करते हुए जीवन जिया है। एक महान आदमी ने ये जादुई चक्की दी थी मुझे, जिसे अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो ये तुम्हारी सहायता करेगी। सिंगया फिर उस जादुई चक्की को अपने पास रख लेता है और वो बूढ़ा आदमी उसके घर से चला जाता है। सिंगया उस चक्की को अपने घर की टांड पर रख देता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस साल गांव में बिल्कुल बारिश नहीं होती और इसलिए कोई फसल नहीं उपजती, खाने के लिए कुछ नहीं रहता। गांव के लोग भूख से तड़पने लगते हैं। सिंगया के पास मौजूद सभी राशन खत्म हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। तभी अचानक उसके दिमाग में उस बूढ़े व्यक्ति की दी हुई चक्की आती है। वो उसे टांड से नीचे उतारता है, उसे साफ करता है और ये देखने की कोशिश करता है कि वो बूढ़ा उस चक्की के बारे में सच बोल रहा था या नहीं। ओ जादुई चक्की, इस गांव के लोग बिना भोजन के भूखे मर रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम हम सबके लिए पर्याप्त भोजन दे दो। तुरंत ही वो देखता है कि जादुई चक्की से चावल निकल रहा है और जल्द ही वो उससे कुछ सब्जियां मांगता है। उसके बाद कुछ अनाज भी, तो वो भी प्रकट हो जाता है। उसकी मांगी हुई सारी चीजें सामने आ जाती हैं। फिर वो गांव के सभी लोगों को खाना बनाकर खिलाता है। लोग उनकी भूख मिटाने के लिए उसका बहुत सम्मान करते हैं। गांव के लोग पहले की तरह फिर से अपना अच्छा जीवन शुरू कर देते हैं। संपत और शेखर दो अच्छे दोस्त थे जो हरि नारायण गांव में रहते थे। संपत अमीर था लेकिन था कंजूस, जबकि शेखर गरीब था लेकिन था बड़ा दयालु। शेखर हर तरह से दूसरों की मदद करता था। ऐसे ही एक दिन वो एक संत को खाना खिला रहा होता है। भगवान खिलाने वाले का भला करे, मांगो जो भी चाहो। सब कुछ है स्वामी, हम और क्या कामना कर सकते हैं। उसे संतुष्ट देखकर मुनि को बहुत प्रसन्नता हुई। एक दिन संपत शेखर के घर आया। चलो हम दोनों मिलकर एक चॉकलेट कंपनी शुरू करें, लेकिन निवेश करने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं। मैं रखूंगा निवेश का ध्यान, तुम केवल चॉकलेट को बेचने का काम करना। जो भी लाभ होगा उसे समान रूप से बांट लेंगे। इस तरह वो दोनों मिलकर एक चॉकलेट फर्म शुरू करते हैं। संपत दफ्तर में बैठता है और दूसरी तरफ शेखर चॉकलेट को बैग में ले जाकर पूरे शहर में बेचता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक दुकानदार शेखर को बुलाता है। शेखर उसके पास जाता है। तुम ही हो वो जो इधर उधर फेरी लगाते हुए चॉकलेट बेच रहे हो? यहाँ आसपास कई बच्चे हमसे तुम्हारी वाली चॉकलेट मांगते हैं। हाँ हाँ, तो हम आपकी दुकान में चॉकलेट सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा,
तो मेरा फोन नंबर ले लो। हाँ, आप फोन नंबर दे दीजिए। वो दफ्तर में सुमंत को सारी बात बताता है और वो दुकानदार से बात कर लेता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, चॉकलेट कंपनी का नाम काफी मशहूर हो जाता है और धीरे धीरे कारोबार बढ़ता रहता है। फिर आता है लाभ बांटने का दिन। मैं अपने प्रॉफिट का आधा हिस्सा शेखर को क्यों दूं? उसने किया क्या है? ये तो मैं ही हूँ जिसने सब कुछ संभाला है। संपत के अंदर लालच आ जाता है और इस तरह वो लाभ बांटने के मामले में शेखर के साथ बहस करने लगता है। सिर्फ 10,000 ही क्यों? तुमने तो कहा था मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। जब कारोबार में सारा पैसा मैंने लगाया है तो आधा आधा काहे का? दुकानदार से बात मैंने की और बिजनेस बढ़ाया। तुम तो बस थैला लटकाए फेरी लगाते रहे। लड़ोगे तो ये 10,000 भी नहीं दूंगा तुम्हें। दोनों की आपस में मुठभेड़ हो जाती है और संपत शेखर को दफ्तर से बाहर फेंक देता है। वो दुखी होकर घर पहुंचता है और उसकी पत्नी उसे ढांढस बंधाने की कोशिश करती है। तभी वही कुछ देर बाद स्वामी उनके घर आते हैं। वो उन्हें भोजन कराता है। स्वामी देखते हैं कि वो किसी बात से बहुत परेशान हैं। वो उससे सवाल करते हैं और सच्चाई का पता लगता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमको ये जादुई चॉकलेट ट्री दे रहा हूँ। तुम इस पर उगने वाली चॉकलेट बेचो और खुशी से जीवन व्यतीत करो। ये कहकर मुनि उसे चॉकलेट ट्री का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। उस दिन के बाद से शेखर पेड़ से मिलने वाली तरह तरह की चॉकलेट तोड़कर गली भर में घूमकर बेचता है। आओ सब लोग आओ और खाओ ये जादुई चॉकलेट। ना सिर्फ बड़ों की, ना सिर्फ छोटों की, ये तो है जगत भर की। जादुई चॉकलेट बेचकर शेखर अपना जीवन यापन करता है और जल्दी अपने परिवार के लिए घर और कारें खरीद लेता है। दूसरी ओर लालची संपत की चॉकलेट की बिक्री में गिरावट हुई और नतीजतन उसकी फैक्ट्री बंद हो गई। वो शेखर के पास आया। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, पैसे के लालच में मैं अंधा हो गया था। अपने दोस्त में बदलाव देखकर शेखर बहुत खुश होता है और संपत को अपनी जादुई चॉकलेट व्यापार में पार्टनर बना लेता है। वे दोनों मैजिकल चॉकलेट बेचकर सुख संतोष से रहने लगते हैं। गुना नाम के गांव में गोविंद और महावीर नाम के 2 भाई रहते थे। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। गोविंद बड़ा था, जिसकी पत्नी थी शर्मिला, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। छोटे भाई महावीर की पूर्णा नाम की पत्नी और अनुपमा नाम की एक बेटी थी जो पढ़ती थी। एक दिन, भाई मुझे स्कूल की फीस देनी है, मेरे पास पैसे नहीं। मैं कल जाऊंगा और एक बार स्कूल में बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। इन आश्वासन भरे शब्द को सुनकर महावीर बहुत खुश होता है और अपने काम पर निकल जाता है। लेकिन ये बात सुनकर शर्मिला को अपने पति पर बहुत गुस्सा आता है। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से हमारे अपने बच्चे होंगे, लेकिन तब तक ये अपनी सारी दौलत खर्च करके बैठ जाएंगे। ये सही नहीं है, उनसे हमें अलग हो जाना चाहिए। वो जाती है और अपने पति के साथ इस तरह की गलत सोच रखकर बहस करने लग जाती है। गोविंद अपनी बातों से प्रभावित हो जाता है। भैया, अचानक संपत्ति अलग करने के लिए क्यों सोच रहे हो? देख भाई, जिस कृषि भूमि से हमें फिलहाल पैसा आ रही है वो जमीन है जो मैंने अपने पैसों से खरीदी थी। पिता ने हमें जो जमीन दी थी वो तो बंजर है। तुम उस जमीन को अपने पास रख लो। मैंने जो कुछ भी अपनी मेहनत और पैसों से कमाया है उसे मैं रखूंगा। महावीर को एहसास होता है कि उसका भाई उसे धोखा दे रहा है, लेकिन वो एक भी शब्द नहीं कहता। फिर वो अपने परिवार को उस घर से बाहर लाकर एक झोपड़ी में रहने लगता है। जो भूमि दी गई है उसे जोता जा सकता है ना जी? वो बंजर भूमि है पूर्णा, कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हम उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, एक बार हल चलाकर तो देखिए ना। महावीर उधार मवेशियों को लेकर हल जोड़कर उस जमीन को जोतने की कोशिश करता है। दूसरी ओर उसके ना होने से गोविंद अपनी भूमि को ठीक से नहीं जोत पाता और उसके खेत में बेकार के पौधे पनपने लगते हैं। पूर्णा, तुमने जैसा कहा था मैंने उस जमीन को जोता, लेकिन एक भी पौधा नहीं पनपा। बताओ अब क्या करें? उनकी बेटी अनुपमा जो पड़ोसी के घर से आती है, चॉकलेट खा रही होती है। पूर्णा उसे इस बारे में पूछने लगती है। आज मेरी दोस्त नीचा का जन्मदिन था, उसने दी मुझे ये चॉकलेट। महावीर और पूर्णा फिर से अपनी बातों में खो जाते हैं। तभी उनकी बेटी, पापा मैंने पढ़ा है कि अगर हम 1 रुपए के पुराने सिक्के को जमीन में बोएंगे तो वो 1000 रुपए का पौधा उगाएगा। तो क्या हमें भी हमारी बिटिया के कहने पर 1 रुपए का पुराना सिक्का बोना चाहिए? हाँ बोलो। नहीं, कोई भी जमीन में चॉकलेट नहीं बोता, हम बोएंगे। हमें ढेर सारी चॉकलेट्स मिलेगी, कुछ को हम खाएंगे और कुछ को बेचकर पैसा कमाएंगे।
और हम आराम से रहेंगे खुश होकर। महावीर अपनी बेटी की मासूमियत को निरखता है और कुछ चॉकलेट को अपने खेत में बीज के रूप में बोता है। वो हर दिन आते हैं और मैदान में बदलाव देखना चाहते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे वो उदास हो जाते हैं। एक बार एक स्वामी वहां से गुजरे। बाबू, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। महावीर स्वामी को पानी देता है। स्वामी ने अपनी प्यास बुझाई और महावीर को देखा। चिंता मत करो प्यारे बेटे, तुम जो चाहोगे वही पाओगे। कुछ दिनों के बाद उन्हें अपने खेत में छोटे छोटे पौधे निकलते दिखाई देने लगते हैं। ऐसा होते देखकर महावीर बहुत खुश हो जाता है और उन पौधों को चख कर देखता है। वो तो बहुत जायकेदार थे और इसलिए महावीर उन्हें ठेले पर रखकर बेचने भी लगा। चॉकलेट बहुत जायकेदार थी, इसीलिए उसे खरीदने के लिए हर उम्र के लोग आ रहे थे। कुछ ही दिनों में महावीर ने अपने लिए घर बना लिया और कारें भी खरीद ली। दूसरी ओर गोविंद, जिसने अपनी पत्नी की गलत बातों में आकर अपने भाई को निकाल दिया था, अब सब कुछ खो चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वो अपने भाई महावीर के पास गया और माफी मांगता है। फिर वो पूरा परिवार एक साथ सुख और संतोष से रहने लगता है।